Welcome to the class. Today we are going to discuss a new topic, that is adjustment entries. Whenever you use cash basis system, there is no problem of such that entries, but when you are going toward the accrued or accrual system of accounting, there is a problem of adjustment entries. कैश बेसिस पे जब आप कोई भी सिस्टम चलाते हैं अकाउंटिंग का, तो तब आपको किसी किस्म की एडजस्टमेंट एंट्रीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप एक्रूअल सिस्टम के ऊपर आप जाते हैं, यानी कि क्रेडिट बेस के ऊपर या रेवेन्यू रिकॉग्निशन अप्रोच के ऊपर जब आप जाते हैं, तो तब आपको जरूरत पड़ती है एडजस्टमेंट एंट्रीज की। This section will address the accounting treatment for these situations, namely accrual and valuation adjustment, or simply you can call it as adjustment entries. ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज हम क्यों करते हैं और ये क्यों पेश आती है? याद रखे, कभी कभार हम जो है वो साल के आखिर में कुछ एंट्रीज हमसे रह जाती है, जिसका ताल्लुक हमारे करंट ईयर से होता है, लेकिन उस एंट्री को हम किसी भी सूरत हाल की वजह से अगर उसको रिकॉर्ड करना भूल जाए, तो फिर हम आखिर में उसकी दोबारा से रीचेकिंग करके उस एंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, तो याद रखें एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और साथ में बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ ऐसी आइटम होंगे, वो एसेट भी हो सकते हैं, आपके लायबिलिटीज भी हो सकते हैं, जिनकी एडजस्टमेंट और उनकी वैल्यूएशन जो है वो आप दोबारा करेंगे और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके आपने दोबारा उसकी टोटलिंग करनी होगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड द टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज के कितने किस्म की आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। ठीक है जी, अच्छा जी। If you don't make adjustment entries, your book will show you paying for expenses before they are actually incurred, or collecting unearned revenue before you can actually use them. अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करते, तो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने एक्सपेंसेस को पहले ही अदा कर दिया है, जबकि वो एक्सपेंसेस अभी तक हुए भी नहीं है। सिंपली अगर मैं कहूं तो इसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, या इसको मैं अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कह सकता हूं, जो अभी तक मैंने कमाई नहीं है लेकिन मैंने उसको दर्ज कर दिया है। Similarly, your income and expenses won't match up. इसी तरह से जब आप अनअर्न्ड रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड करते हैं, आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, देन द इनकम एंड एक्सपेंसेस वोंट मैच अप। ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे और you won't be able to accurately track revenue. As a result, financial statement will be inaccurate. जब आप एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैचअप नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो भी गलत होगा, और अल्टीमेटली आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि बैलेंस शीट या इसके अलावा अगर कोई और स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, तो इसका रिजल्ट जो है वो भी ठीक नहीं आएगा। और जब इसका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, तो फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। Therefore, we have to study the adjustment entries very thoroughly, और फिर उसकी ट्रीटमेंट को भी समझना होगा कि कैसे उसकी एंट्रीज जो है वो हम पास कर सकते हैं। ठीक है जी, मूव टुवर्ड द फर्स्ट एडजस्टमेंट टाइप, दैट इज एक्रूअल।
ठीक है जी। एक्रूअल पहले दो किस्म के, या तो एक्रूअल रेवेन्यू हो सकती है, ठीक है जी, एक्रूअल रेवेन्यू, और या आपकी एक्रूअल एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है जी। तो पहले हम एक्रूअल रेवेन्यू को देखते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज एक्रूड रेवेन्यू, सॉरी एक्रूड, when you generate revenue in one accounting period but don't recognize it until a later period, you need to make an accrued revenue adjustment. Or simply, an accrued revenue is the revenue that has been earned, यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो है वो डिलीवर्ड कर दिए गए हैं, बट द कैश हैज नॉट बीन रिसीव्ड। एक्रूड रेवेन्यू जो है वो ऐसी रेवेन्यू को कहा जाता है कि जो हमने अभी तक जो है वो रिसीव नहीं किया, यानी हमने अर्न तो कर दिया है, हमने वो सर्विसेज परफॉर्म तो कर दी, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने अभी तक कोई भी रिसीविंग, कोई पैसा हमने रिसीव नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो कोई इंस्ट्रक्टर है, कोई जो है वो आप टीचर है, आपने एक बंदे को सर्विसेज दे दी, एक महीना आपने पूरी सर्विसेज दे दी और अभी तक आपने जो है वो पैसा रिसीव नहीं किया, तो दैट सिचुएशन विल बी कंसिडर एज एक्रूड रेवेन्यू, बिकॉज आपने सर्विसेज तो दे दी है लेकिन अभी तक आपने कोई पैसा रिसीव नहीं किया, ठीक है जी। तो इसकी बेसिक एंट्री किस तरह होती है और फिर एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह होती है, देखें। जो इसकी जर्नल एंट्री होगी वो इस तरह होगी कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स आपकी या रेवेन्यू आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। यानी कि देखिए, अब आप किसी बंदे को जब सर्विसेज देते हैं ना और पैसा आपने अभी तक रिसीव नहीं किया, तो देखिए उसके लिए मैंने कुछ एसेट को तो जनरेट करना होगा। रेवेन्यू तो याद रखिए, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंक्रीज इन रेवेन्यू विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, इसी तरह से इंक्रीज इन एसेट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। सो व्हेनेवर इंक्रीज इन एसेट, दिस विल बी डेबिटेड, और उसका नाम रखा जाएगा अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि वो बंदा जिनके लिए हमने सर्विसेज दी है उनसे हमने पैसा वसूल करना है, और जब हमने उससे वसूल करना है तो उसके लिए हमने लफ्ज अकाउंट रिसीवेबल का लगा देना है। लेकिन अगर 25 तारीख को उसने पेमेंट कर दी, यानी कि जो रेवेन्यू, जो पैसा, सॉरी सर्विसेज आपने दी थी, उसके अगेंस्ट उसने पैसे आपको वापस कर दिए या उसने वो पैसे आपको दे दिए, अब जो अकाउंट रिसीवेबल के नाम से आपने एसेट को जनरेट किया था वो पैसा अभी आपको मिल गया है। तो अब आपने क्या करना होगा, कैश जब आपको मिल जाए, इट मींस कि आपकी एसेट जो है वो बढ़ गए, और इंक्रीज इन एसेट अकॉर्डिंग टू द लोकस पचौली जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स है, कैश जब एसेट आपका होगा तो उसको आपने डेबिट करना होगा। बदले में अकाउंट रिसीवेबल भी आपका एसेट है, लेकिन चूंकि इस एसेट की वजह से हमने ये पैसा जो है वो दूसरा एसेट हमें जनरेट हो गया, इसलिए ये वाला अकाउंट रिसीवेबल अब उससे मैंने पैसे नहीं लेने। लिहाजा इसका मतलब ये है कि अब उस बंदे से मैंने किसी किस्म का जो है वो अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, वो उसके बदले उसने मुझे पेमेंट कर दी, पैसे मिल गए मुझे, तो ये वाला एसेट जो है ये क्या हो गया, ये खत्म हो गया। तो मींस के ये डिक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली। जब डिक्रीज किसी भी एसेट में आ जाए, दैट विल बी क्रेडिटेड, तो ये $500 से क्रेडिट हुआ, ठीक है जी। तो सिंपल इज दैट कि whenever you are going to receive any asset, so the title will be account receivable and you have to debit it, and in the same time you have to credit the revenue, because increase in revenue will always be credited. When you receive the cash, so debit the asset,
विच इज कैश, एंड वापस आप जो है वो क्या करें, अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस करके उसका इफेक्ट खत्म करें। ठीक है जी। सो दिस इज एक्रूड रेवेन्यू। नाउ कम टुवर्ड द एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं? वो तमाम एक्सपेंसेस that has been incurred but not yet paid in cash or simply which is due or payable। तमाम वो expenses के जो incurred तो हुए हैं कारोबार स्टार्ट करते वक्त या कोई भी एक्टिविटी करते वक्त हमारे एक्सपेंसेस हो तो जाए, लेकिन पैसा हमने अभी तक उसको नहीं दिया या उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट हमने कोई पेमेंट नहीं की होती। अब इसकी एग्जांपल नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यूटिलिटी बिल्स आपके हो गए, ठीक है, सैलरीज आपके हो गए, इसी तरह से टैक्सेस आपके हो गए। अब ये ऐसी चीजें हैं कि ये अक्सर हमारे फाइनेंशियल जो पीरियड होता है हमारा या फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है, इस दौरान हमने लोगों को सैलरीज देनी होती है, हमारे ऊपर यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, ठीक है जी, पानी का बिल, और इसी तरह से मुख्तलिफ टैक्सेस जो है वो हमारे ऊपर ड्यू होते हैं। यानी कि वो उस महीने में हो तो जाते हैं लेकिन पेमेंट हमने अभी तक उसकी नहीं की होती। तो याद रखें, जब पेमेंट आपने नहीं की तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है और आपने उस एक्सपेंस को पे करना है। ठीक है जी। और एक्सपेंसेस याद रखें, ये हमेशा डेबिट होती है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होती है। लेट्स गो टूवर्ड द ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग एंट्रीज के। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो हम किस तरह करेंगे? अब याद रखें, बीइंग एन एनालिस्ट, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है और साल के आखिर में जो एंट्रीज होती है तो इसका मतलब क्या होता है और उसकी एडजस्टमेंट मैंने किस तरह करनी है। ये सारी चीजें, इसका नॉलेज होना किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी होता है, ताकि वो प्रॉपरली किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर कंक्लूजन को ड्रा कर सके। सो एंट्री किस तरह होगी जर्नल एंट्री की? अब फॉर एग्जांपल हम इज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है कि जिसका यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो $5,000 हुआ है। तो यूटिलिटी एक्सपेंस इज एक्सपेंस और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड, while increase in liability we haven't paid that expense, तो हमने उसकी लाइबिलिटी को भी इंक्रीज करना है। और जब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो लाइबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट को। तो यहाँ पे चूंकि हमने एक्रूड एक्सपेंस की हुए है तो इसके लिए हमने यूटिलिटी एक्सपेंस को जो है वो डेबिट करना है और बदले में हमने पेएबल जो है वो हमारे लाइबिलिटी है तो उस एक्सपेंस को हमने पे करना है। हमने अभी तक उसको पे नहीं किया, जब पे कर लेंगे तो फिर जो है वो हम उसका हिसाब किताब करेंगे और इस लाइबिलिटी को वापस हम फिर क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यूटिलिटी पेएबल विल बी क्रेडिटेड। दिस इज द नॉर्मल एंट्री ऑफ द एक्रूड एक्सपेंस। whenever you are going toward the adjustment, तो एडजस्टमेंट आपने किस तरह करनी होगी? जब आप एक्चुअली उसको पे कर लेंगे, यानी कि आप उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पैसा डिपॉजिट करें या पैसा जो है वो दे दे। आपने यूटिलिटी एक्सपेंस किया लेकिन आपने अभी तक यहाँ पे पेमेंट नहीं की, अब आपने उसकी पेमेंट जो है वो कर दी। तो जब आप पेमेंट किसी भी लाइबिलिटी की कर लेते हैं, किसी भी एक्सपेंस की कर लेते हैं, तो कैश तो आपसे जाएगा। जब कैश आपसे जाएगा तो इट्स मीन कि आपका जो एसेट है वो कम हो रहा है, और जो जब एसेट आपका कम होगा इट विल बी क्रेडिटेड। तो 5,000 से कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, वाइल जो यूटिलिटी पेएबल था, जो लाइबिलिटी थी, वो हमसे कम हो गई। तो जब आप किसी भी एक्सपेंस या किसी भी लाइबिलिटी को पे कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है और डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी डेबिटेड।
ठीक है जी। मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स जो है वो आते होंगे, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें आप, मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर एक वीडियो भी बना के जो है वो दे सकता हूँ। ठीक है जी। यूटिलिटी पेएबल, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है जी। नाउ जो सेकंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री है, फर्स्ट आपका एक्रूअल या एक्रूड इसको कह सकते हैं, दूसरा आपका डेफरल या इसको याद रखे हम प्रीपेड एक्सपेंस या इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है जी। कोई जो है वो इसको 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में जो है वो तकसीम करता है, एडजस्टमेंट एंट्री को 5 उसमें हेड में कर देता है, कोई जो है वो 3 हेड में कर देता है। बहरहाल ये याद रखें कि एडजस्टमेंट एंट्री आपकी जो है वो बेसिकली 3 या इसको 5 में अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आपकी एक्रूड एक्सपेंसेस, नंबर 2 एक्रूड रेवेन्यू, तीसरा आपका जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, चौथा आपका जो है वो प्रीपेड रेवेन्यू है, और पांचवा आपकी वैल्यूएशन है, यानी कि डिप्रिसिएशन और वैल्यूएशन, यानी कि किसी एसेट में अगर जो है वो इंक्रीज आया हुआ है, उसकी वैल्यू या वर्थ ज्यादा हो गई है, एप्रिसिएशन हुई है, और अगर उसकी वैल्यू में कमी आई है तो उसको एडजस्ट करना। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 है, मैंने इसको यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है जी। Now, defer or prepaid cash payment are made prior to the actual consumption or sale of goods and services. First, deferred revenue, also known as prepaid income or unearned revenue. Deferred, deferrals या prepaid, ये क्या होता है? ये जब आप कैश पेमेंट या कैश रिसीव्ड, यहाँ पे दोनों लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। कैश पेमेंट भी हो सकता है या रिसीव्ड भी हो सकते हैं। ठीक है जी। आर मेड प्रायर टू द एक्चुअल कंजम्पशन, एक चीज, एक एक्सपेंस आपका हुआ नहीं है लेकिन आपने उसकी पेमेंट कर दी। एक रेवेन्यू अभी तक जो है वो आपने उसको परफॉर्म नहीं किया, उस सर्विसेज को दी नहीं है, और आपने जो है वो पैसे एडवांस में रिसीव कर दिए, तो इसको हम कहते हैं प्रीपेड। तो अगर आपने एडवांस में रिसीव की है या एडवांस में पे किया हुआ है तो इसकी कोई एडजस्टमेंट एंट्री तो होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में फिर उसका इफेक्ट तो शो करना होगा। और याद रखिए इसमें सबसे पहले हम डेफर्ड रेवेन्यू की तरफ आते हैं, फिर इसके बाद डेफर्ड एक्सपेंस के ऊपर आते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होती है? रिसीव कैश बट द सर्विसेज आर नॉट येट प्रोवाइडेड, विच इज a liability. When the goods or services are actually delivered or at a later time, the revenue is recognized and the liability account can be removed. अब डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? इसमें हम कैश तो रिसीव कर लेते हैं लेकिन हमने अभी तक उस सर्विस को परफॉर्म नहीं किया होता, विच मीन्स कि सर्विसेज आर ड्यू और सर्विसेज आर लाइबिलिटी, जिसको हमने परफॉर्म करना है। ठीक है जी। और जब गुड्स और सर्विसेज को हम एक्चुअली परफॉर्म कर लेंगे तो तब हमारा एक्चुअल रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। देखिए रेवेन्यू कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि रेवेन्यू तब जनरेट होगी जब जो है वो हम उस सर्विसेज को परफॉर्म करेंगे। जब तक हमने उसको परफॉर्म नहीं किया तो तब तक ये लायबिलिटी ही कंसिडर होगा। यानी कि देखिए आपने पेमेंट तो एडवांस में रिसीव कर दी लेकिन आपने पैसा नहीं दिया। फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई घर का काम है या कोई ऑफिस की मरम्मत है। ठीक है जी। और आप से फॉर एग्जांपल आप कोई मैकेनिक है। ठीक है जी। अब एक बंदा आता है और आपको कहता है कि ये मेरी गाड़ी है और इसको आपने क्या करना है, इसको आपने पेंट करना है, या इसकी जो है वो इंजन वगैरह कोई मसला है तो इसको आपने ठीक करना है। तो वो आपको एडवांस में 10,000 रुपए जो है वो दे देता है। अब ये 10,000 रुपए जो इसने एडवांस में आपको दे दिए,
ये आपका जो है वो प्रीपेड रेवेन्यू है, प्रीपेड इनकम है या डेफर्ड रेवेन्यू है आपकी। लेकिन उसके बदले आपने वो सर्विसेज तो देनी है। तो ये सर्विसेज अभी तक ये रेवेन्यू आपकी कंसिडर इसलिए नहीं है कि अभी तक आपने उस पैसे के अगेंस्ट आपने कोई सर्विस दी नहीं है, लिहाजा ये आपके ऊपर ड्यू है और लाइबिलिटी है। तो जब तक ये ड्यू है तो तब तक तो ये लाइबिलिटी है, और जब हम वाकई में उस सर्विसेज को परफॉर्म कर ले तो फिर हमारी रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगी, और फिर उस लाइबिलिटी को वापस हम जो है वो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो आते हैं इसके अकाउंटिंग एंट्री के ऊपर। तो यहाँ से आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि किस तरह जो है वो इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। नाउ फॉर एग्जांपल, in the first step, assume that you received cash against unearned revenue. So whenever you receive the cash against the unearned revenue, so this will increase your asset, and according to the debit and credit rules, you have to debit the word cash, और इससे आपका जो है वो एसेट इंक्रीज हो जाएगा। वाइल जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है उसको आपने क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, क्योंकि ये आपकी रेवेन्यू है लेकिन अनअर्न्ड है, ये अभी तक आपने कमाई नहीं है और ये अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी है। यहाँ पे आपने कतई जो है वो इसको कंसिडर एज अ रेवेन्यू नहीं करना, बल्कि ये इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। और जब आप लाइबिलिटी को पे करते हैं तो दिस विल डिक्रीज योर लाइबिलिटी, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी डेबिटेड। तो एडजस्टमेंट एंट्री के ऊपर आते हैं। ये जो सेकंड पोर्शन है, फॉर एग्जांपल ये 6/18, तो ये देखे तारीख भी इसकी जो है वो चेंज है, यानी कि बाद में जो है वो उसने वो सर्विसेज परफॉर्म कर ली। ठीक है जी। तो जब आपने पैसा एडवांस में यहाँ पे रिसीव कर लिया था, अब आपका नंबर है कि आप जो है वो उस रेवेन्यू को क्या कर सके, उसको परफॉर्म कर सके। तो जब आप उसको परफॉर्म करेंगे तो अनअर्न्ड रेवेन्यू जो आपके ऊपर अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी थी, इसको वापस आप जो है वो डेबिट करें, क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस तरह कम हो जाएगी, क्योंकि आपने बदले में वो सेल्स या वो रेवेन्यू जो है वो एक्चुअली कर लिए, और यहाँ पे आपने अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया। और यही कंसेप्ट आपको जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल भी जो है वो आपको कह रहा होता है, जो हमने गैप के अंदर पढ़ा था, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जो है वो सेल्स को रिकॉग्नाइज करना है। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू जो आपकी लाइबिलिटी थी उसको आपने वापस कम कर देना है, और रेवेन्यू जब आपकी रिकॉग्नाइज हो जाए तो उसको आपने क्रेडिट करना है, जो कि लोकस पेचाउली रूल्स के मुताबिक आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। Now come to the prepaid expenses or deferred expenses. When expenses are prepaid, a debit asset account is created together with the cash payment. The adjustment entry is made when the goods or services are actually consumed, which recognize the expenses and the consumption of the asset. इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि आपके ऊपर कोई एक्सपेंस जो है वो एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंस आपकी हो। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस है, आपका रेंट है, आपकी कोई अदर एक्सपेंसेस है जिसको आपने महीने के आखिर में करना पड़ता है। तो अगर आप ये एज्यूम करें कि अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, या जो है वो मेरे ऊपर कोई रेंट लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने पे करना है। तो आप कहते हैं कि भाई व्हाई नॉट टू पे दिस एक्सपेंस इन एडवांस। तो जब आप उसको एडवांस में पे करते हैं तो ये आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस होती है। ठीक है जी।
इसको आप डेफर्ड एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट आपने पहले से करनी होगी, क्योंकि ये एक्सपेंस अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ और ना ही इनकर्ड हुआ है। तो जब ये एक्सपेंस एक्चुअली हुआ नहीं है और आप उसको पे कर रहे हैं, तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है और ये आपके इनकम में आता है। ठीक है जी, यानी कि ये आपका एसेट है, सॉरी इनकम नहीं बल्कि ये आपका एसेट है। और एसेट जब आपका जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होता, यानी कि ये उसकी कंजम्पशन जब तक नहीं होती, एक्चुअली ये एक्सपेंस जब तक नहीं होगा, तो तब तक वो आपका एसेट होगा। जब ये एक्सपेंस एक्चुअली इनकर्ड हो जाए, तो फिर आपका ये एसेट नहीं कहलाएगा, बल्कि ये आपका फिर एसेट हो जाएगा। चाचा ये शोर, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे मैंने दी है कि प्रीपेड इंश्योरेंस एंड प्रीमियम्स एंड रेंट आर टू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ deferred expenses. If the rent are paid in advance for a whole year but recognized on the monthly basis, adjustment entry will be made every month to recognize the portion of prepaid assets consumed in that month. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ये दी गई है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई रेंट देते हैं और वो भी पूरे साल का एडवांस में आप देते हैं, तो जब तक ये आपका एक्सपेंस होता नहीं है, तो तब तक ये आपके एसेट होंगे, और जब ये आपका होगा तो एडजस्टमेंट में फिर हर मंथ उसकी रियलाइजेशन होगी और रिकॉग्निशन उस एक्सपेंस की होगी, और उस एक्सपेंस को एसेट से वापस जो है वो क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। अकाउंटिंग एंट्री से आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इसका मकसद क्या है। तो पहले जो आपने प्रीपेड एक्सपेंस कर दी, तो प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट तो आपने पे कर दिया। ये एग्जांपल, ये एंट्री जो है ये इसी एग्जांपल की है जो हमने यहाँ पे पढ़ दी कि रेंट आपने फॉर एग्जांपल पूरे साल का दिया हुआ है और ये अभी तक एक्चुअली इनकर्ड नहीं हुआ पूरा, यानी कि पूरे साल का ये रेंट अभी तक हमारे कंज्यूम नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको पे किया हुआ है। तो जब हमने पे कर दिया है किसी भी रेंट को, तो रेंट हमने पे किया हुआ है 24,000 और कैश हमसे चला गया है, हमारा एसेट जो है वो कम हो गया, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन वर्ड जो ये रेंट है, यहाँ पे आपने इसको एज अ एसेट जो है वो कंसिडर करना है। ठीक है जी, प्रीपेड रेंट। और जब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, तो एडजस्टमेंट में आपने फिर इसको एक्चुअली एक्सपेंस जो है वो कंसिडर करना है, क्योंकि जब ये एक्सपेंस इनकर्ड हो जाए तो तभी आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है जी। जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो तब तक आपने उसको प्रीपेड एक्सपेंस ही प्रीपेड एसेट ही कंसिडर करना होगा। ठीक है जी, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन मैं आपको दोबारा बताता चलूं। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी तो डिस्ट्रैक्शन होगी। प्रीपेड जो आपकी रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू जिसको प्रीपेड इनकम कहते हैं, ये आपकी तमाम वो रेवेन्यू होती है जिसको आपने एडवांस में रिसीव किया होता है और अभी तक उसके अगेंस्ट आपने कोई सर्विसेज नहीं दी होती। तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो ये थी कि कैश आपको मिल गया, एसेट आपके बढ़ गए, लेकिन रेवेन्यू आपने अभी तक जो है वो कमाई नहीं है, और ये अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी है कि आप उसको परफॉर्म करें। सो दैट्स वाई इसको हमने क्रेडिट किया हुआ है एज अ लाइबिलिटी के तौर पर कि इस रेवेन्यू को हमने परफॉर्म करना है, इस सर्विसेज को हमने परफॉर्म करना है। जब आप परफॉर्म कर ले तो ये लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, तो इस लाइबिलिटी को जब कम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री में, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। और एक्चुअली जब रेवेन्यू आपकी, जब सर्विसेज आप कर लेंगे, तो तब आप जो है वो रेवेन्यू आपकी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, तो आपने इसको क्रेडिट करना है अंडर डेबिट क्रेडिट रूल्स। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके वो तमाम एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्चुअली अभी तक इनकर्ड नहीं हुए होते और उसको हमने एडवांस में पे कर दिए, तो ये आपका क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। के
एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है लेकिन हमने उसको एडवांस में पे कर दिया। अक्सर लोग करते हैं जब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है तो वो समझते हैं कि अगर हम एडवांस में अपने लिए जो है वो रेंट वगैरह या जो है ये एक्सपेंसेस एडवांस में जो है वो बुकिंग इसकी कर ले तो हमारे लिए जो है वो फ्यूचर में कोई खतरा नहीं होगा या फ्यूचर में हम हमारे लिए थोड़ा सा ये कन्वीनियंट होगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे आप रह रहे हैं या आपकी फर्म है जिसका किराया आपने एडवांस में पूरे साल का किराया आपने दे दिया तो ये आपका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है। और इसकी अकाउंटिंग एंट्री इस तरह होगी कि जब आपने एडवांस में पूरे साल का रेंट जब आपने दे दिया तो इसको नाम हम देंगे प्रीपेड रेंट। ठीक है, रेंट एक्सपेंस है लेकिन जब प्रीपेड इसके साथ लग जाए तो इसका मतलब ये है कि ये आपका एसेट है और ये फुली अभी तक जो है वो कंज्यूम नहीं हुआ। $24,000 जो है वो हमने रेंट पे कर दिया, ये डेबिट हो गया और बदले में आपने कैश पे कर दिया। और जब आप कैश पे करते हैं तो दिस विल कंसिडर एज द डिक्रीज इन द एसेट और डिक्रीज इन एसेट विल ऑलवेज बी credited. Similarly, when you are going toward the adjustment entry, तो जब आपका एक्चुअली एक्सपेंस वो इनकर्ड हो जाए यानी कि महीना आपका पूरा हो गया तो इसको हम रेंट एक्सपेंस से डेबिट करेंगे और प्रीपेड रेंट जो हमारा एसेट था ये वापस कम हो जाएगा यानी कि उससे जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा। जब जो हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे प्रीपेड रेंट हमने लिखा था अब एक्चुअली उससे एक्सपेंस जो है वो हो गई है तो लिहाजा उसी प्रीपेड रेंट से हम उसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ठीक है जी। नाउ come to the third point, that is valuation adjustment. Valuation adjustment, in contrast to accrual entries that allocate revenue expenses into the appropriate accounting period, valuation adjustments are made to a company's asset or liabilities only where required by accounting standards. तो जो हमने ऊपर एंट्रीज जो हमने पढ़ ली, जो डेफर्ड पेमेंट थी और जो आपकी जो है वो एक्रूवल थे, तो ये सारे आपका दो एलिमेंट्स को इफेक्ट कर रहे थे जिनका नाम था रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। जब आप वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन के अंदर आप दो अदर एलिमेंट्स को जो है वो इफेक्ट कर सकता है, एक एसेट और दूसरा लाइबिलिटीज। तो ये इन दोनों के अंदर जो है वो एलिमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन और जो है वो एडजस्टमेंट करता है so that the accounting record reflect the current market value rather than the historical cost. For example, depreciation or valuation or increase in the value of asset. यानी कि साल के आखिर में कभी कभार इस तरह होता है कि हमने जो एसेट खरीदे होते तो एसेट जब हम खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है हम बैलेंस शीट के अंदर अंडर द हिस्टोरिकल प्रिंसिपल हम उसकी कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट में लिखते हैं, दर्ज करते हैं जिस पर हमने खरीदी होती है। लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू को देखते हुए जब उसके अंदर कोई वैल्यूएशन आती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो जाहिर सी बात है हमने उसके अंदर जो है वो उस इफेक्ट को शो करना है ताकि वो वाकई में वो मार्केट वैल्यू को जाहिर कर सके। इसी तरह से अगर किसी एसेट में डिप्रिसिएशन आई हुई है, उसके अंदर जो है वो उस इस्तेमाल से वो खराब हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो उसको भी हमने शो करना होगा और इसको हम कहते हैं वैल्यूएशन एडजस्टमेंट। और ये डिप्रिसिएशन हो सकती है आपके जो है वो, इसी तरह से ये लाइबिलिटीज में भी हो सकता है कि लाइबिलिटी आपके कंटेंजेंट लाइबिलिटी अगर आपकी कोई है तो वो भी हो सकता है कि आपके ऊपर इनकर्ड हो जाए तो आपने उसका इफेक्ट भी जो है वो शो करना है एडजस्टमेंट एंट्रीज के अंदर। ठीक है जी। So this was all about the adjustment entry. Now come toward the second topic, that is accounting system. Basically there are two types of accounting system. The first one is the cash basis and the second one is the accrual basis. कैश बेसिस आपका सारा जो है वो कैश बेस के ऊपर होता है, एक्रूअल आपका क्रेडिट बेस के ऊपर होता है। जो पूरी दुनिया में ज्यादातर जो है वो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल होती है और
Cash basis accounting is always preferred by the small industries, firms, businesses, while accrual based accounting system is preferred by the large organization. ठीक है जी, इसी तरह से इसके फिर फायदे भी ज्यादा है, कैश के अलग से है और accrual के अलग से है. The second topic, एक छोटा सा टॉपिक है, flow of information in accounting system. तो अकाउंटिंग सिस्टम में किस तरह इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, तो ये पूरा हमने लास्ट वीडियो में हमने इसको पढ़ा था. बहरहाल एक एनालिस्ट, बीइंग एन एनालिस्ट के आप जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि किस तरह एक अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह फ्लो करती है, कौन इसको रिकॉर्ड करता है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होता है. इन सारी चीज़ों का तस्करा और इसकी मालूमात जो है वो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट को होना ये ज़रूरी है. ठीक है जी. और ये 20th स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा. मैं चला जाता हूँ 20th स्लाइड के ऊपर. तो यहाँ पे हमने इसको पूरा डिस्कस किया हुआ था कि अकाउंटिंग का प्रोसेस किस तरह होता है, कैसे एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो है वो किन मराहिल से गुजर कर अल्टीमेटली आपको रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके देती है. तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, फाइनेंशियल एनालिसिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इस स्टेटमेंट को बनाए या जो है वो उसके ऊपर वर्किंग करे, बल्कि उसका काम ये है कि जस्ट ये इसको जान ले कि ये होता क्या है और किस तरह इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग होती है. ठीक है जी. To conclude this chapter, accounting process is a key component of financial reporting. The mechanic of this process convert business transaction into record necessary to create periodic reports on a company. An understanding of this mechanic is useful in evaluating financial statement for credit and equity analysis purposes and forecasting future financial statement. तो अगर इस चैप्टर को मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो इन मैकेनिक्स को, इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को वो सीख ले, क्योंकि इसी मैकेनिक्स को, इसी चीज़ों को समझकर वो एनालिसिस कर सकता है, रिपोर्टिंग कर सकता है एंड फोरकास्टिंग द फ्यूचर ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है जी. तो सिंपली अगर आपने एक अच्छा एनालिस्ट बनना है तो आपने इन फाइनेंशियल मैकेनिक्स को सीखना होगा, इसको जानना होगा, ताकि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई मसला ना हो और आप बेहतर तरीके से इसकी फोरकास्टिंग जो है वो कर सके. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू. थैंक यू सो मच.